Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली इस सेगमेंट में बात करने जा रहा हूं बेस के प्रीवियस गेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। ध्यान देंगे, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिया था कुछ 3 से 4। अगर आप उसके इन एडिशन अगर गेट के जो आज मैं 5 प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं उसको अगर आप क्लब कर लेते हैं, यू विल हैव गुड एनफ आइडिया अबाउट द बेस। तो बेस ऐसा नहीं कि गेट में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं और अगर प्रोबेबिलिटी में बेस इंक्लूडेड है, यू विल बी एबल टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम वेरी इजिली। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम लेता हूं वो प्रॉब्लम क्या है ये देखेंगे। प्रॉब्लम लिखा हुआ है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। Of this 20% of men and 50% of women are unemployed। इसका मतलब एक ग्रुप है। ग्रुप मान लिया मैंने कितने का है, n नंबर ऑफ लोगों का या पर्संस का ग्रुप है। मैंने मान लिया कि टोटल n नंबर ऑफ लोगों का क्या है, ग्रुप है। उसमें आधे क्या है, मैन है, और आधे क्या है, वुमेन है। ठीक, आगे लिखा हुआ है, और उस ग्रुप में जो क्या है, मैन है, उसमें से 20% अनएम्प्लॉयड है। सिमिलरली जो वुमेन है उसमें से 50% अनएम्प्लॉयड है। इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ग्रुप, आप उस एक वेल सफल्ड ग्रुप से एक पर्सन आप क्या करते हो, पिक करते हो या लिफ्ट करते हो या सिलेक्ट करते हो, तो प्रोबेबिलिटी उस पर्सन के एम्प्लॉयड होने की, which is nothing but the probability of the selecting the person being employed is। तो देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग इवेंट लिए हैं। बाय द वे, आपके पास एक पूरा का पूरा ग्रुप है। उस ग्रुप में से मैन के सिलेक्ट होने की इवेंट को मैंने EM नाम दिया है। EM इज नथिंग बट द EM इज नथिंग बट द इवेंट फॉर सिलेक्टिंग अ मैन। और बाय द वे, अगर उसमें से अगर एक वुमेन सिलेक्ट हुई तो उस इवेंट को मैंने नाम दिया है क्या, EFW, विच इज नथिंग बट द इवेंट फॉर सिलेक्टिंग अ वुमेन। ठीक, तो अगर बाय द वे 2 इवेंट हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यही निकाल लेते हैं। सो P ऑफ EM इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी फॉर अ सिलेक्शन ऑफ मैन। यार मुझे पता है कि टोटल n नंबर ऑफ पर्संस में n/2 क्या है, मैन है, n/2 क्या है, वुमेन है। तो एक चीज तो क्लियर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ EM इज गोना बी इक्वल्स टू ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भैया, n लोग हैं, उसमें से n/2 क्या है, men है। So definitely the value is half। Similarly for women, n/2 divided by n is equals to what, half। ठीक, ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के आसपास ही पूरा का पूरा क्या किया गया, डिजाइन किया गया। मैंने फॉर द सिंप्लिसिटी व्हाट आई टेकन, आई हैव टेकन यू। व्हाट इज दैट, इवेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। बाय द वे, आपने क्या लिया है, यू एक इवेंट लिया है कि कायदे से आपने जो पिक किया है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। सो आई हैव टेकन दैट इवेंट एज यू। आपके प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है, ध्यान देना, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है द अनएम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विच हैज बीन गिवन एज 20%। आई हैव रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय 100 एंड फॉर द वुमेन इट इज नथिंग बट 50 डिवाइडेड बाय 100। और मैंने इसको पूरे के पूरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में सेट कर लिया है, जो कल के दिन बेस के लिए आसानी से सॉल्व करने के काम आएगा। व्हाट इज दैट, द P ऑफ U व्हेन द EM इज ऑलरेडी डन, और प्रोबेबिलिटी फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैन। आपने ये क्लियर किया है कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो मैन किया है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। सिमिलरली P of U when the EW is already occurred, या probability of the unemployment when the selected person is a woman, and that has been given as a 50 divided by 100। तो दोनों को मैंने कन्वर्ट कर लिया है प्रोबेबिलिटी फॉर्म में। सो इट्स गोना बी 50/100, 20/100, 1/5, 1/2। प्रॉब्लम को थोड़ा कीनली पढ़ेंगे आप, इस प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे तो एक चीज अच्छे से क्लियर होगा, यहां आपसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, आपसे एम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यार मैं यहां पर P of U ना निकालने के बजाय मैं P of U बार निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड पर्सन अगर क्या है, अनएम्प्लॉयड है तो यू होगा, और अनएम्प्लॉयड नहीं है का मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा। तो मैं P ऑफ U प्राइम निकाल रहा हूं विच इज इक्वल टू ऑफ 1 - PU। थोड़ा ग्राफिकली मैं बोला हूं, हमेशा आप वेन डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे प्रॉब्लम आसान होगा। तो आपने क्या किया है, एक वेन डायग्राम बनाया है, एक सैंपल स्पेस 2 पार्ट में फिल होगा, EM और EW। और इवन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों से आ सकता है, या तो मैन वाले सेक्शन से आ सकता है या वुमेन वाले सेक्शन से आ सकता है। तो यू का 2 पार्टीशन बनेगा, एक EM पे और एक कहां, EW पे। तो चलिए, मेरा बेसिक कंसर्न होगा P ऑफ U, और जैसे P ऑफ U निकलता है कल के दिन, आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द P ऑफ U प्राइम विच इज इक्वल्स टू 1 - P ऑफ U। As far as the base theorem is concerned, I know this formula, P of EW into P of U divided by EM, so on and so forth. Individual values are clearly given. What is that? The selection probability of man, that's a half. Similarly, what is that? The selection probability of women, that's a half. What is that? The man to be unemployed, or the probability of the unemployment when the selected person is a man, which is nothing but 1/5.
We can see that. And similarly, the probability for a woman to be unemployed or the probability of the unemployment when the selected person is a woman, and that is also EW. Is that part clear? तो यहां से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, so it's gonna be 1/2 into 1/5 plus 1/2, sort of here is gonna be 10, here is gonna be 4. We'll take LCM of it. It's gonna be 20. 2 will get multiplied, here 5 will get multiplied, it's gonna be 7 divided by 20. So P of U prime is gonna be 1 minus P of U, and put together it will give you answer. Is that part clear? That's what your first problem is. Now we'll take the second problem. Now we are going to second problem from the Bayes theorem. Let's see what the problem says. An urn contains 5 red balls and 5 black balls. इसका मतलब आपके पास क्या है, एक थैला है जिसमें क्या रखा हुआ है, 5 रेड बॉल रखा हुआ है और 5 क्या रखा हुआ है, ब्लैक बॉल रखा हुआ है. तो मैं इसको क्या किया हूं, पिक्चोरियली मैंने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, सच दैट कल के दिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा. सो वी हैव गॉट द 5 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड 5 नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन an urn. In the first draw, one ball is picked at random and discarded without noticing its color. तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक वेल सफल्ड क्या है, आपके पास एक अर्न है जिसमें 10 बॉल्स रखे हैं, 5 है रेड 5 है ब्लैक. उसमें से आपने एक बॉल को क्या किया, पिक किया और विदाउट नोटिसिंग इस कलर आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. इसका मतलब यह है कि अब इस थैले में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 9 है. वो दो तरीके से हो सकते हैं. अगर आपने ब्लैक को डिस्कार्ड किया है तो ब्लैक हो गया है 4 और रेड हो गया है 5, और अगर बाय द वे आपने रेड को डिस्कार्ड किया हो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5. बट इन बोथ द सिनेरियो द नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 9. यस, इन वन सिनेरियो reduction will be there in black ball and in one scenario there will be reduction in red ball, but I am not worrying about it. I am just discarding without seeing its color itself. आगे the probability to get a red ball in the second draw. इसका मतलब आपने जब एक बॉल को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद आप फिर हाथ डाल रहे हैं, 9 बॉल में से एक बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं. ध्यान देंगे, इट्स अ परफेक्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द बेस. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बैकग्राउंड के इवेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं. E1 है बाय द वे इवेंट फॉर द डिस्कार्डिंग द ब्लैक बॉल, क्योंकि अगर एक बॉल डिस्कार्ड होगा या तो ब्लैक होगा, उसको मैंने क्या ले लिया है E1, या फिर रेड होगा, उसको मैंने क्या ले लिया E2. और बाय द वे अगर यहां 2 इवेंट आ गए तो बेटर ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहीं कैलकुलेट कर लूं. सो P ऑफ E1 is gonna be total number of favorable events या फिर number of elements in my favorable event. कितने एलिमेंट है भाई, डिस्कार्डिंग ब्लैक बॉल. तो अगर बाय द वे 10 में से एक बॉल को उठा रहे हो और उसी को डिस्कार्ड करोगे तो 10 में से एक बॉल जो उठा रहे हो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 में से कोई सा भी एक डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज नथिंग बट 10. कॉम्बिनेशन से ही बना सकते थे, 5C1 divided by 10C1, it would have been 5/10 alone. Is that part clear? And the scenario is very same with the red also. अगर आप वही बॉल को रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/10, so it's gonna be 1/2. ठीक. अब यहां मैंने क्या रखा है, एक नया इवेंट ए लाया है जो फोरग्राउंड का इवेंट होगा. बैकग्राउंड के इवेंट तो E1 E2 हो गए. जहां क्या होने जा रहा है, विड्रॉल ऑफ द रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. कब, जब एक बॉल ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है उसके बाद एक बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. देखेंगे तो कुल मिला के आपके पास 2 बैकग्राउंड की इवेंट है, एक है E1 और एक है E2. देख के समझ में आ रहा है, ये हर एक रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस को सेटिस्फाई कर रहा है. पहली चीज, E1 और E2 पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है. नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पता चलेगा, E1 यूनियन E2 हैज टू बी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, या फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हैज टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस PS. और मुझे पता है PS कितना होता है, 1 होता है. तो यार एक चीज तो देख के समझ में आ रहा है, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 1, क्योंकि P ऑफ E1 क्या है, 5/10 का मतलब 1/2 और P ऑफ E2 इज ऑल्सो 1/2. पहली चीज. दूसरा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. E1 एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. क्यों है भैया, किस खुशी में, देख सकते हैं, अगर वो बॉल पिक रेड हुआ है तो ब्लैक नहीं हो सकता, अगर ब्लैक है तो क्या नहीं हो सकता, रेड नहीं हो सकता. तीसरी चीज, probability of E1 and probability of E2 both of them has to be a non-zero value. है, बिल्कुल है. एक क्या है, 1/2 है, दूसरा भी क्या है, 1/2 है. चलो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस चीज को रिपीट करने के पीछे बेसिक रीजन ये था कि अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रेडी है इज टू गेट सॉल्व यूजिंग द बेस थ्योरम. चलिए, तो अगर आपको P ऑफ A निकालना है, कैसे निकलेगा मेरे भाई, P ऑफ A आपको क्या करना होगा, एक इवेंट ए लेना होगा जिसका कुछ पोर्शन कहाँ है, E1 पे है और कुछ पोर्शन कहाँ है, E2 पे है. वही तो निकालना है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2. P ऑफ E1 और E2 की वैल्यू तो क्लियरली मुझे नोन है.
ये क्या है हाफ और क्या है ये हाफ। अब यहां ध्यान देना, व्हाट इज द P of A by E1? दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विड्रॉल ऑफ अ रेड बॉल व्हेन E1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड, जिसका मतलब आपने ब्लैक को क्या कर चुका है, डिस्कार्ड कर चुका है। हाफ तो हाफ होगा। पहली चीज, अगर आपने एक बॉल डिस्कार्ड कर चुका है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं 9, और जो डिस्कार्ड किया है वो क्या किया है, आपने इवेंट E1 को होने दिया है। इसका मतलब आपने जो डिस्कार्ड किया है वो क्या किया है, ब्लैक बॉल डिस्कार्ड किया है। तो इसका मतलब बॉल रादर हैविंग 5 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं 4। लेकिन तब भी आपको जो विड्रॉल चाहिए वो किसका चाहिए, रेड का। तो रेड में तो कोई रिडक्शन नहीं आया है, अभी भी आपके पास अवेलेबल नंबर ऑफ रेड्स कितने हैं 5 है, प्लस हाफ हियर इज गोना बी E2 हैज ऑकर्ड। इसका मतलब आपने क्या कर लिया है, आपने एक रेड नंबर ऑफ बॉल डिस्कार्ड कर लिया है, उसके बाद में आपको फिर से एक रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ A व्हेन द E2 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। सो हियर इज गोना बी 4 डिवाइडेड बाय ऑफ 9, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 4C1 डिवाइडेड बाय ऑफ 9C1, 5C1 डिवाइडेड बाय ऑफ 9C1। इज दैट पार्ट क्लियर? If you take the LCM part of it, it's gonna be 18. At numerator, it's gonna be 5 plus of 4. That is what it is. So here it's gonna be 5 plus of 4. Put together, it's gonna be 9 by 18, and hence it's gonna be 1 by 2. So as far as the second problem is concerned, the answer is gonna be option A. The answer is gonna be option A. Is that part clear? चलिए इसी सीक्वेंस में अपन थर्ड प्रॉब्लम लेंगे अब। चलिए इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। इसका मतलब कायदे से मैंने 2 इवेंट लिया है, एक लिया है E1 इवेंट व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर, और जो दूसरा इवेंट E2 है। यार एक चीज ध्यान देना, बंदे को आंसर देना ही है, वो बंदा या तो जानता है तो आंसर देगा, अगर नहीं जानता है तो गैस करके आंसर देगा। भाई वो बड़ा आज का मॉडर्न जमाने का बच्चा है, वो आंसर तो देगा, 2 तरीके से देगा। अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो ये नहीं बोलने जा रहा कि मैं नहीं दूंगा, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ोगे द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वो आंसर तो देगा लेकिन 2 तरीके से देगा, या तो वो जानता है तब देगा, या फिर क्या करेगा, गेस करेगा। गेस इज द आंसर, गेस इज द आंसर, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कुछ, P of E1 तो आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है। P of E1 जो है 2 out of 3 नंबर ऑफ टाइम्स वो क्या करता है, आंसर जानता है, और बाकी टाइम्स ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं जानता तो नहीं देगा, वो गैस करके सीधे सीधे आंसर दे देगा। सो इट्स गोना बी 1 minus 2/3 पुट टुगेदर इज गोना बी 1/3, ठीक। आगे लिखा हुआ है इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर देन स्टूडेंट गेसेस द आंसर एंड दैट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3, दैट्स फाइन। आगे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ड आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4। अब आगे लिखता हूं मैं, मैंने लिखा है C इवेंट फॉर द गिविंग करेक्ट आंसर और रिप्लाइंग करेक्ट आंसर। ये बाकी स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसका एक वेन डायग्राम बना सकते हैं। एक होगा E1 जहां वो क्या करता है, आंसर जानता है, और एक होगा E2 जहां वो आंसर गेस करता है, और C जो होगा ये दोनों के दोनों E1 और E2 में एक छोटा छोटा पार्टीशन बनाएगा। मैंने इसको लिया है C। यहां जो ये एरिया है जहां C और E1 मीट करते हैं, इसका मतलब इवेंट फॉर गिविंग करेक्ट आंसर, जब वो वाकई में आंसर जानता है, और जब C और E2 के बीच का एक इंटरसेक्शन बनेगा देयर इवेंट फॉर गिविंग करेक्ट आंसर व्हेन ही इज गेसिंग द आंसर। क्योंकि आंसर 2 तरीके से दिए जा सकते हैं सही, या तो जानता है और दिया है, या फिर वो क्या करता है बाय द वे गेस किया है उसके बाद भी उसने आंसर दे दिया है। एनीवेज आगे पढ़ते हैं। आपको एक डेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस्ड आंसर बीइंग करेक्ट। इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी किसका, करेक्ट होने का, जब आपको पता है कि आगे वाले ने क्या किया है, गेस किया है। E2 ये दिया हुआ है 1/4। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी व्हेन वी नो, आगे लिखा हुआ है गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। इसका मतलब क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, ध्यान देना, इवेंट फॉर गिविंग करेक्ट आंसर, इसका मतलब आगे वाले ने आंसर करेक्ट दे दिया है। तब आपसे पूछा गया है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर।
किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? आपकी E1 की। व्हाट इज दैट? यही पूछा गया है। इज इट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ये क्लियर है सबको? तो यार एक्चुअली में ये है कि E1 क्या है? उस बंदे के क्वेश्चन का आंसर जानने की इवेंट है। E2 गेस करने का इवेंट है। दोनों का डेफिनेटली प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। C जो है इवेंट है क्या? एक आंसर को करेक्ट रिवील करने का या रिप्लाई करने का। बट वो करेक्ट आंसर दो तरीके से आ सकता है। एक तो यहां से आ सकता है जहां उसने करेक्ट आंसर दिया जब वो कायदे से उस आंसर को जानता था, या फिर उसने करेक्ट आंसर दिया जब उसने उसको गेस किया था, स्टिल इट इज करेक्ट आंसर। आई वांटेड टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 व्हेन वी नो द C इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यार फिर से परफेक्ट प्रॉब्लम है बेस का। देख सकते हैं E1 E2 आप इनका जब सम करेंगे तो 2/3 + 1/3 क्या होगा? 1 होगा। कहीं ना कहीं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। दूसरी चीज, अगर वो गैस कर रहा है तो जानता नहीं है, और जानता है तो गैस नहीं कर रहा है, इसका मतलब E1 और E2 क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। दूसरा, जितने भी इवेंट इन्वॉल्व हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिस प्रॉब्लम इज रेडी टू सर्व यूजिंग दी व्हाट? बेस थ्योरम। आपको बेसिकली निकालना क्या है? P of E1 by of C. How will you calculate this? सीक्वेंस में अपन एक चीज और भी डिटेल निकाल लेते हैं। मैं आगे लिख रहा हूं P of C of E1. That means probability for giving the correct answer when he knows the answer. Definitely 1 होगा। अगर वो जानता है तो आपका जो आंसर होगा, जो रिवील करेगा, डेफिनेटली करेक्ट ही रिवील करने जा रहा है। तो मैं ये 4 डिटेल्स को यूज करके डेफिनेटली मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा P of E1 by C। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा P of C. What will be that? That will be P of E1. P of E1 into P of C by E1 plus of P of E2 P of C by E2. That is what it is. चलिए P of E1 जो होगा वो होगा 2/3। P of C by E1 जो होगा वो होगा 1। भाई अगर वो जानता है तो सही ही बताएगा। सिमिलरली P of E2 जो है इस प्रॉब्लम के लिए कितना है? 1/3 इंटू P of C by E by 2 दिया हुआ है, इज गोना बी 1/4। ऐसे कुछ है। चलिए तो ये होगा 2/3 प्लस 1/12। एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा इसका 12। 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 8 प्लस 1, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई ऑफ 12। किसकी वैल्यू है? P of C की। लेकिन आपको निकालना है P of E1 when the C is already occurred। ये वैल्यू होने जा रही है P by C, P of C, and here it's gonna be ये आपने पहले भी देखा हुआ है। तो ये फैक्टर मैंने पहले भी बोला था, आपने जब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो उसमें से एक फैक्टर ऑलरेडी ये होगा ही होगा। तो ये देख सकते हैं ये फैक्टर कौन सा फैक्टर है? P of E1 डॉट P of C by E1। तो ये जो फैक्टर है ना 2/3 into 1 विच इज नथिंग बट 2/3 का फैक्टर कहाँ है? आपके न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ऑफ P of C विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 9/12। 9/12। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो अपन लिस्ट डाउन कर सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय ऑफ 27। ठीक है, तो ये होगा 8/9। सो एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, जो करेक्ट मोस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। तो इसमें जो कैची सिचुएशन है वो है P of C by E1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, डेफिनेटली ये 1 होगा। अगर वो सही जानता है तो जो आंसर देगा वो क्या करेगा? सही ही देगा। सो एज फार एज द प्रॉब्लम इज कंसर्न, द 3 डेटास वर सप्लाइड बट 1 डेटा वाज व्हाट? हिडन, एंड यूजिंग और एक्सप्लोरिंग दोज डेटा यू विल बी एबल टू दिस सॉल्व वेरी इजीली। इज दैट पार्ट क्लियर? सो द आंसर इज गोना बी 8/9। चलिए इसी सीक्वेंस में 4th प्रॉब्लम लेंगे। लेट्स टेक, इट्स अ वेरी वेल डिजाइन प्रॉब्लम। थोड़ा बल्कि सा प्रॉब्लम है बट बहुत कुछ सिखा के जाएगा। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। 2 white and 2 black balls kept in 2 bins। 2 डब्बे हैं, उसमें आपने क्या किया है? 2 white और 2 black बॉल को अलग अलग तरीके से सजाया हुआ है। लाइक इन ऑप्शन ए कायदे से एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल पहले बिन में है और सेम सिचुएशन दूसरे बिन में भी है। बी अगर देखेंगे तो एक पूरे के पूरे बिन में व्हाइट बॉल्स हैं 2 और दूसरे बिन में क्या है? ब्लैक बॉल्स। तो ऐसा 4 अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट किया गया। आगे देखते हैं। इन ईच अरेंजमेंट अ बीन हैज टू बी चूजन रैंडमली। इसका मतलब आपको क्या करना है? किसी भी एक अरेंजमेंट, चाहे वो एक अरेंजमेंट हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, आपको क्या करना है? बिन को क्या करना है? रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो कायदे से आप सिचुएशन ए का लें, बी का लें, सी का लें या डी का लें, बिन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होने जा रही है? 1/2। इसमें कोई डाउट नहीं होने जा रहा। तो यहां ध्यान देना, मैंने जानबूझ के क्या किया है, यहां जो E1 लिया है, E1 ये है इवेंट फॉर सिलेक्टिंग बिन 1,
ये क्या है आपका bin 1 है, ये पूरा का पूरा क्या है B1। E2 जो है वो है सिलेक्टिंग द bin 2। तो यार एक चीज तो क्लियर है, अगर रैंडमली आप bin 1 या bin 2 को सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक केस में, बाय द वे अगर मैं क्या ले रहा हूं ऑप्शन ए ले रहा हूं, तो इसमें से किसी भी bin में हाथ डालने की प्रोबेबिलिटी या किसी भी bin के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होने जा रही है 1/2। तो एक चीज तो क्लियर है, P ऑफ E1 और P ऑफ E2 जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, हाफ होगा। तो इस केस में इन फ्यूचर आप चाहे ऑप्शन ए ले लें, ऑप्शन बी ले लें, ऑप्शन सी ले लें, ऑप्शन डी ले लें, P ऑफ E1 को क्या फीड कर रहे हैं आप, हाफ, और P ऑफ E2 को क्या फीड कर रहे हैं, हाफ। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, द प्रोबेबिलिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन द E1 इज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका मतलब ऑलरेडी आपने E1 को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, या bin 1 को सिलेक्ट कर लिया है। व्हाट इट इज, प्रोबेबिलिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन bin 2 is selected और bin 2 has been occurred। तो यार इसका अगर कैलकुलेशन आप किसके लिए निकाल रहे हैं, ऑप्शन ए के लिए निकाल रहे हैं, इट्स गोना बी हाफ इनटू, ये क्या बोल रहा है भाई, आपने bin 1 को सिलेक्ट कर लिया है तो वहां से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होने जा रही है 1C1 डिवाइडेड बाय 2C1, या फिर एक व्हाइट आउट ऑफ 2 बॉल्स प्लस हाफ into what it is, the probability for the withdrawal of W white ball when I have selected the bin 2, which is again half. Put together, it's a half into half, 1/4 plus 1/4. The result is gonna be 1/2. तो इसका मतलब यहां व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितनी है, हाफ है। दूसरा केस फिर से होगा हाफ इनटू, यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन द बॉक्स और द bin 1 हैज बीन सिलेक्टेड, तो वहां से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, सीधी सी बात है, इसमें अगर फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट देखता हूं तो कितने हैं, 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस देखता हूं वो भी 2 हैं, या फिर 2 व्हाइट बॉल में से कोई सा भी एक व्हाइट बॉल निकल जाए, दैट मींस 100% वो व्हाइट बॉल ही निकलेगा। सो हियर अगर मैं देखता हूं द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन द E1 इज सिलेक्टेड इन ऑप्शन बी, डेफिनेटली इट्स अ 2/2 व्हिच इज 100% प्लस हाफ इनटू, अगर आपने bin 2 सिलेक्ट कर लिया तो यहां से आप व्हाइट बॉल नहीं निकाल सकते, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है, 0 डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 2। तो ये तो पूरा का पूरा गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, रिजल्ट अभी भी कितना है, 1/2। तो इसका मतलब बोथ ऑफ द केसेस में व्हाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हाफ इनटू, एक बॉल है उसको निकालोगे डेफिनेटली व्हाइट ही निकलेगा, सो इट्स गोना बी 1 आउट ऑफ 1 प्लस 1/2 इनटू, व्हाइट बॉल कितने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाइट बॉल कितना है, 1 है आउट ऑफ 3 नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। ठीक, अगर आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो इट्स गोना बी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 6, सो हियर इट्स गोना बी 2/3, कहीं ना कहीं 1/2 और 1/2 से एक्सीडेड दिख रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट केस लेते हैं, सो हियर इज गोना बी 1/2 इनटू, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, उसमें से फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 0 है, या फिर आप व्हाइट वहां से नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस हाफ, एंड हियर इज गोना बी 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, सो दिस बिकम्स 0, 2 and 2 गॉट आउट, इज गोना बी 1/3। तो यार देख के समझ में आ रहा है, आपसे प्रॉब्लम में जो पूछा था व्हाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कहां है, तो डेफिनेटली वो कहां है, ऑप्शन सी में है। सबसे लीस्ट अपॉर्चुनिटी कहां है, आपके ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। और इंटरमीडिएट या मीडियोकर जो क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी है व्हाइट के निकलने की, वो कहां है, ए और बी में है। तो देखो एक अच्छा सा डिजाइन प्रॉब्लम था, ऑल्दो ये दिख रहा है एक प्रॉब्लम, लेकिन आपको चारों के चारों बॉक्स की अलग अलग एनालिसिस करेंगे तो एज सच ये 4 अलग अलग प्रॉब्लम को आप एक साथ एड्रेस कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपका कंसेप्ट बना के जाएगा। सो यू हैड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम केवल आंसर लाने के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए भी है। सो एनीवेज, व्हाट्स गोना बी द बेस्ट मोस्ट आंसर, व्हिच इज नथिंग बट द हाईएस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर, सो डेफिनेटली द स्ट्रक्चर हैज टू बी दिस। इसका मतलब कल के दिन अगर आप एक गेम खिलाना चाह रहे हैं तो आप कौन सा यूज करेंगे, एक गेम खिलाना चाह रहे हैं, जब आप जितनी बार जीतेंगे आपको उतनी बार पैसा मिलेगा। आपको बोल दिया जाए भाई कि आंख मूंद ले, तू बॉक्स में तू अपने हिसाब से व्हाइट बॉल और अपने हिसाब से ब्लैक बॉल डाल ले, 2 व्हाइट रहेंगे 2 ब्लैक रहेंगे, उसके बाद तेरे को गेम खेलना है और तेरे को जीतना है, तो सबसे ज्यादा आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, यहां होगी। अब जितनी बार हाथ डालेंगे तो सबसे ज्यादा बार आप क्या देखेंगे, व्हाइट देखेंगे। कितनी बार, ऑलमोस्ट 2 times आउट ऑफ 3 नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आंख मूंद के आप किसी भी डब्बे में हाथ डाले तो 3 बार डालेंगे तो ऑन एवरेज आप क्या करेंगे, 2 बार व्हाइट बॉल ही निकालेंगे। एंड हियर द थिंग्स आर वेरी वर्स्ट,
दो में से केवल एक बार ही आप व्हाइट बॉल निकाल पाएंगे, बट एनीवेज इतना डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत नहीं है. द आंसर इज गोना बी 2/3. इज दैट पार्ट क्लियर? So the question 4 is also over. Basically now we are going to take the last problem from the base, and it's gonna be the well designed problem. It has come in GATE Electronics year of 2018. Let's see what the problem says. A cab was involved in a hit and run accident at night. You are given the following data about the cab in city and accident. 85% of cab in the city are green. इसका मतलब बचा हुआ जो 15% होगा वो blue होगा. A witness identified the cab involved in the accident as blue. It is known that the witness can correctly identify the cab color only 80% of time. Which of the following option is closest to the probability that the accident was caused by blue cab only? सीधी सी बात है यार, देखो मैंने इवेंट ले लिया है, सबसे पहले इवेंट लिया है इवन. जब मैंने बोला है करेक्ट विटनेस बाय ऑब्वियसली योर क्या है आइडेंटिफिकेशन, P ऑफ E1 इज इक्वल्स टू कितना 0.8. सिमिलरली आगे है E2 है, ये क्या है आपका रॉन्ग विटनेस का आइडेंटिफिकेशन है, रॉन्ग विटनेस का आइडेंटिफिकेशन है, वो कितना है 0.2. इसका मतलब जो भी आपका विटनेस है वो केवल 80% टाइम ही क्या कर पाता है, करेक्ट विटनेस कर पाता है या करेक्ट विटनेस का आइडेंटिफिकेशन कर पाता है. इसका मतलब जो है बाय द वे मैंने एक इवेंट बनाया है, इवेंट फॉर विटनेसिंग आइडेंटिफाइड एक्सीडेंट बाय ब्लू की कायदे से मैंने एक इवेंट भी बनाया है. जब वो क्या करता है आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो क्या था, जो आपका क्या था हिट एंड रन का केस था वो किससे हुआ है, बी से हुआ है. तो आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी. जब बी तो ऑकर हो चुका है, इसका मतलब आगे वाले ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ब्लू ठोक के गया है, वाकई में ऐसा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट वाज एक्चुअली कॉज्ड बाय ब्लू. जबकि सेकंड स्टेटमेंट में क्लियर दिया हुआ है कि आगे वाले ने इवेंट फॉर विटनेसिंग आइडेंटिफाइड एक्सीडेंट बाय ब्लू को एक्सेप्ट कर लिया है. सो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होने जा रहा, P ऑफ E1 बाई बी का होने जा रहा है. तो P ऑफ बी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो P ऑफ E1 का मतलब क्या है, दैट्स 0.8. P ऑफ बी बाई E1 इसका मतलब क्या है, इवेंट फॉर विटनेसिंग आइडेंटिफाइड एक्सीडेंट बाय ब्लू. जबकि वो क्या कर रहा है, सही आइडेंटिफाई कर रहा है. सही आइडेंटिफाई कर रहा है तो भैया ब्लू कितने कार्स हैं आपके पास, केवल 15 कार हैं. तो कायदे से उसके एक्सीडेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.15. नेक्स्ट P ऑफ E2 कायदे से उसने गलत आइडेंटिफाई किया है, तब भी ब्लू को क्या करने की एज अ एक्सीडेंट करने वाले कार की आइडेंटिफाई करने के चांसेस कितना होगा. इसका मतलब कायदे से जो आपकी कार ठोकी गई है वो क्या है, ग्रीन है, लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई क्या कर लिया है, ध्यान देना, कर लिया है आगे वाले विटनेस ने ब्लू. तो कायदे से कितने तरीके से हो सकता है, ये क्या होगा, देखो कितने हैं ब्लू आपके पास, देखो सॉरी कितने हैं ग्रीन आपके पास, ग्रीन है आपके पास 85. सो हियर इज गोना बी 0.85. तो इसका मतलब वो अभी भी बोल रहा है कि ब्लू है, यहां कायदे से वो करेक्टली विटनेस करके बोल रहा है, तो इसका मतलब वाकई में ब्लू ठुका है. उसके चांसेस है 0.15, क्यों, क्योंकि 15% है ब्लू कार ने. सिमिलरली यहां एक्चुअली में उसने विटनेस गलत किया है, लेकिन स्टिल ही इज टेलिंग दैट द ब्लू हैज गॉट ठुकाया हुआ है. तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कायदे से ब्लू नहीं ग्रीन ठुकाया हुआ है. ग्रीन के चांसेस कितने हैं भैया, 85% जो है आपके क्या है, ग्रीन कार्स हैं. सो इट्स गोना बी 0.85. तो यहां से आसानी से आप क्या कर लेंगे, P ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे. इट्स गोना बी 0.8 प्लस ऑफ 0.8 इंटू 0.15 प्लस ऑफ 0.2 इंटू 0.85. So easily we can get the value of P of E1B, that's gonna be this complete component divided by of 0.29 it is. Let's get the answer. It's gonna be 0.8 into 0.15 divided by of 0.29. Sorry, got rubbed out. 0.8 into 0.15 divided by of 0.29. It's somewhere 41%. So the answer is gonna be 41%. Option is gonna be C. Option is gonna be C. It's approximated value. Is that part clear? So थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, बट एज सच आई डोंट फील कि प्रॉब्लम में कुछ बहुत बड़ा क्वांटम है. आप थोड़ा प्रिसाइसली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर. इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच.